Hello, today we will start our new topic, that is right to freedom given under Article 19. तो इसमें राइट टू फ्रीडम की बात करता है, हर एक सिटीजन को फ्रीडम मिलनी चाहिए। अब जिस आर्टिकल का क्लॉज 1 सब क्लॉज ए है वो ये कहता है कि एवरी सिटीजन शैल हैव राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यहाँ पे जो वर्ड सिटीजन है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि इसके अंदर किसी तरह की कंपनी, एसोसिएशन ये सब नहीं आ रहा। सिटीजन मतलब बस सिटीजन। तो ये जो क्लॉज है ना, ये क्लॉज बेसिकली बोलते हैं ना बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के सबसे एसेंशियल पॉइंट क्या है कि लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब वो राइट आता कहाँ से है? वो हमारे इसी आर्टिकल से राइट आता है। ठीक है, अब इसका मतलब फ्रीडम है हमारे पास ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहीं पे भी कुछ भी बोलेंगे। इसका मतलब तो ये बिल्कुल नहीं होता। हाँ, हम अपने राइट को एक्सरसाइज कर सकते हैं, फेयर क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, लेकिन हमें साथ ही साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस है उनका भी ध्यान रखना है। ये जो राइट है हमें आर्टिकल 19 में मिला, ये एब्सोल्यूट नहीं है, इसके ऊपर ऑब्वियसली कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, तो अपने आप को इंसान अगर किसी भी तरीके से एक्सप्रेस करना चाहे, राइटिंग में, किसी पिक्चर के थ्रू या बोल के, ओरली, किसी भी तरीके से वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इसका एक केस है, इसमें क्या हुआ था, इस केस का जो जजमेंट था रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। बेसिकली इसके अंदर जो था, इनके एक मैगज़ीन थी रमेश थापर की, उसका नाम था क्रॉस रूट्स करके मैगज़ीन का नाम था। तो अब क्या हुआ कि जो मैगज़ीन था उसकी सर्कुलेशन रोक दी गई थी, है ना। तो इसमें बेसिकली 2 जजमेंट है। तो जो अभी मैं इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट बात है पहले वो बताती हूँ। इसके अंदर ये बोला गया कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा गवर्नमेंट अच्छे से फंक्शन करे, तो जो पॉलिटिकल डिस्कशन होते हैं ना वो फ्री विल के अकॉर्डिंग होने चाहिए। ये सोचकर नहीं कि हमें पनिशमेंट मिल जाएगी, ऐसे बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर आप एक बात बताओ ना, जिस चीज़ का क्रिटिसिज्म नहीं होगा वो चीज़ कैसे अच्छी बनेगी, उसके अंदर कैसे इंप्रूवमेंट आएंगे। तो क्रिटिसिज्म ज़रूरी है। लाइक अगर आप खुद भी पढ़ रहे हो तो उसके अंदर अगर आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा, आप ये चीज़ें नहीं आंसर कर पा रहे हो, तभी आपको समझ आ पाएगा, तभी आप उसे इम्प्रूव कर पाओगे। सेम गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के साथ है। अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर डिस्कशन होगा तो ही तो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ इम्प्रूव कर पाएगी, राइट। तो हर एक इंसान के पास फेयर क्रिटिसिज्म का राइट है। अब हम लिबर्टी ऑफ द प्रेस, जैसे अमेरिका में क्या है, प्रेस के लिए अलग से आर्टिकल बना है, पर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं है कि प्रेस के लिए अलग से आर्टिकल बना दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 19 से इसे राइट मिलता है। अब इसका मतलब समझ रहे हो कि भले ही हमारे देश का पत्रकार हो या हमारे देश का सिटीजन, बराबरी पे हैं हम लोग। ठीक है, उन लोगों को भी जो लॉज ऑफ लैंड है उन्हें मानना पड़ता है, टैक्सेशन के लिए भी वो लोग लायबल है एंड ऑल दिस। उसके बाद अगला पॉइंट जिससे बात करते हैं, प्री सेंसरशिप। मतलब कोई चीज़ पब्लिश होने से ही पहले उस पर तुम रोक नहीं लगा सकते। हाँ, अगर वो रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन के अंडर फॉल कर रहा है। रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन क्या होता है मैं भी आपको आगे बताऊंगी। तो अगर वो रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन के अंडर फॉल कर रहा है तो आप प्री सेंसरशिप लगा सकते हो, वरना नॉर्मली आप प्री सेंसरशिप नहीं लगा सकते। एक केस था ब्रिजभूषण वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली में, इसी में प्री सेंसरशिप की बात करते हैं और इसमें यही जजमेंट आया था। ठीक है, उसके पास हमारे पास राइट है फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो मैं कुछ बोल रही हूँ, कुछ लिख रही हूँ, और अगर मैं उसे सर्कुलेट ही ना करूँ, मतलब मैं उसे पब्लिक के आइज़ में लाऊँ ही ना, तो ये किस तरीके का एक्सप्रेशन है? अगर मैं कुछ बोल के अपने तक ही रख लेती हूँ तो किस तरीके का एक्सप्रेशन है? मैं गवर्नमेंट के बारे में कुछ बोल रही हूँ, मैं उसे पब्लिश ही नहीं कर रही, तो ये क्या मतलब मैं अपना राइट एक्सरसाइज कर पा रही हूँ? बिल्कुल नहीं। एक क्या हुआ था, केस था सकल पेपर प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में क्या हुआ, कोर्ट ने मतलब कोई एक एक्ट था लेजिस्लेचर के थ्रू पास हुआ था। उसमें ये था ना कि पेजेस डिसाइड कर दिया गया था कि न्यूज़पेपर का इतना ही पेज रहेगा, और अगर पेज बढ़ाया तो क्या होगा, पैसे भी बढ़ाने पड़ेंगे। तो क्या होगा, अब ये हो गया कि अगर न्यूज़पेपर का प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग लेना कम कर देंगे, तो वो जो न्यूज़पेपर है बल्क में प्रोड्यूस नहीं होगा, तो प्रॉफिट नहीं होगा। तो एक तरीके से क्या हुआ, सर्कुलेशन ही तो रोकी गई ना। पेजेस और प्राइस को रेगुलेट करके क्या क्या गया, सर्कुलेशन रोकी गई। ओके, तो ये भी नहीं अलाउड। उसके बाद कमर्शियल एडवर्टीजमेंट भी इसके अंदर राइट है। अगर जैसे कि होता है ना, जैसे पहले जो कमर्शियल एडवर्टीजमेंट था ना वो आर्टिकल 19 के अंदर नहीं आता था। ऐसा माना जाता था कि वो लोग तो बस अपने ट्रेड का फ़ायदा कर रहे हैं ना, पर ऐसा बोला गया कि नहीं, वो आर्टिकल 19 के अंदर आएगा, वो एक पर्सन का राइट है। ठीक है, उसका राइट टू नो, RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन,
बना है ना, वो इसी आर्टिकल से बना है कि हम ये जान सकते हैं हमारी गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसीज़ बना रही है, कितना फ़ंड कहाँ पे लगा है, क्या इफेक्टिवली यूज़ हो पाया है कि नहीं, एंड ऑल दिस। उसके बाद ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, जैसे ये सिनेमेटोग्राफी एक्ट पढ़ा होगा आपने मीडिया लॉ में, उसके अंदर है ये चीज़ कि जो जब भी कोई मतलब मूवी वगैरह पब्लिश होनी है, ठीक है, तो हम मूवीज़ वगैरह हर एक पर्सन के पास राइट है, ये जो मूवीज़ वगैरह है ना, उन्हें भी इसी आर्टिकल के अंडर से राइट मिलता है। अब उनको सर्टिफिकेट मिलता है, ए सर्टिफिकेट, यू सर्टिफिकेट, इन सब बातों का ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो उसका राइट टू एजुकेशन भी हमारा आर्टिकल 19 के अंदर राइट है, ठीक है। और अब आते हैं अपने अगली स्लाइड पे। ये स्लाइड बात करता है राइट टू रिमेन साइलेंट। राइट टू रिमेन साइलेंट, इसका मतलब ये है कि क्या हुआ था, विजय एमिनल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में कुछ स्टूडेंट्स थे, ठीक है, नेशनल एंथम चल रही थी, वो लोग नेशनल एंथम नहीं सिंग कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो जिहोवा कन्वेंशन को बिलोंग करते हैं, तो वो लोग नेशनल एंथम को सिंग मतलब उसे रिसाइट करने को नहीं मानते थे। उन्हें स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया। तो वो लोग गए सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि उनका राइट है, राइट टू रिमेन साइलेंट, और उन्होंने किसी भी तरीके से नेशनल एंथम की डिसरिस्पेक्ट नहीं करी है यहाँ पे। ओके, देन उसके बाद राइट टू गो अब्रॉड, ये भी हमारा आर्टिकल 19 के अंदर राइट है। इसके ऊपर एक फेमस केस है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एक्चुअली मेनका गांधी जो थी वो जा रही थी, तो उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है बिना किसी वैलिड रीज़न के। तो उन्होंने बोला कि उनके आर्टिकल 19 का वायलेशन है, तो डेफिनेटली ये आर्टिकल 19 का वायलेशन है। ये जो मेनका गांधी का केस है ना, आर्टिकल 21 में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। वी विल स्टडी इट इन डिटेल देयर, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये आर्टिकल मतलब जिसके अंदर सेक्शन 66A था, उसके अंदर चेंजेस लाया गया कि मतलब अगर कोई अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू भी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, ठीक है। उसका जेंडर आइडेंटिटी, ये राइट है ट्रांसजेंडर्स के लिए, ठीक है, कि ट्रांसजेंडर के राइट को भी रिकॉग्नाइज़ किया गया है। उसके बाद इसके अंदर सेक्शन 377 ऑफ IPC है ना हमारा, कि जो होमोसेक्सुअल होते हैं एंड ऑल दिस, वो उनके पास पूरा राइट है कि अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। ओके, देन राइट टू वोट हमारा भी इसी राइट से, इसी आर्टिकल से हमारे पास ये राइट आता है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने अगली स्लाइड पे, जो कि रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बताता है। जो अब तक मैंने आपको ये जितने भी राइट बताए थे ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये राइट एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है, कि मैंने जैसे चाहा मैंने एक्सरसाइज कर लिया, जो मर्जी आया मैंने कर लिया, नहीं। इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, जो कि कहाँ दी गई है रिस्ट्रिक्शंस, 19 क्लॉज 2 में दी गई है। तो पहली रिस्ट्रिक्शन ये है, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, कि मतलब हम अपना राइट एक्सरसाइज करें तो ऐसा कुछ भी ना करें जिससे हमारी कंट्री की सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी पे किसी तरीके का फ़र्क आए। ओके, दूसरा कि ऐसा कुछ भी नहीं, राइट एक्सरसाइज करते हुए कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे स्टेट की सिक्योरिटी को खतरा हो, ठीक है, या फिर हमारे किसी फॉरेन स्टेट से रिलेशन बिगड़ जाए, ठीक है, या फिर पब्लिक ऑर्डर बिगड़ जाए। ओके, अच्छा, एक और इसके अंदर इंपॉर्टेंट केस है, जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि अगर पब्लिक ऑफिशियल्स को लगे कि वो लोग मेंटेन नहीं कर पाएंगे, पब्लिक ऑर्डर बना नहीं पाएंगे, तो इसके लिए वो किसी का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे रोक नहीं लगा सकते। अपनी इनेबिलिटी की वजह से किसी और के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे रोक नहीं लगा सकते। जैसे सपोज कोई मूवी पब्लिश हुई, एक एग्जांपल, मूवी कोई एक डिस्प्ले करी गई, मूवी या बुक वॉट एवर इट इज़, तो कोई बुक अगर मान लो पब्लिश करी गई, तो क्या कहते हैं कि उसके अंदर जो इंसान ने जो भी चीज़ पब्लिश करी है अपने राइट्स को ध्यान में रखते हुए चीज़ पब्लिश करी है, तो क्या कहते हैं अगर उसके अंदर कुछ ऐसा है जिससे पब्लिक ऑर्डर बिगड़ जाए, पर इंसान ने अपने राइट के अंदर ही रह के उस चीज़ को पब्लिश करी है, उसके बाद ये पूरी जो ड्यूटी है पब्लिक ऑफिशियल्स की है, पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना, वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। उसके बाद डिसेंसी और मोरालिटी को ध्यान में रखना है, मतलब कोई भी चीज़ ऑब्सीन नहीं होना चाहिए। आपने मीडिया लॉ पढ़ा होगा ना, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वे में दिया हुआ है। फुलन देवी का केस इसमें जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, है ना। जैसे ये आर्टिकल IPC में दिया हुआ है 292 से लेकर 296 ऑफ IPC, ठीक है, कि कोई ऑब्सीन चीज़ों को नहीं रखना है, ऑब्सीन चीज़ें नहीं डिस्प्ले करनी है, ठीक है। उसके बाद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कुछ ऐसा ना हो जिससे कोर्ट का कंटेम्प्ट हो, वरना कोर्ट के पास राइट है अपने कंटेम्प्ट के लिए वो किसी को पनिशमेंट दे सकता है, जो कि आर्टिकल 129 एंड 215 में दिया हुआ है, एक हाई कोर्ट के लिए और एक सुप्रीम कोर्ट के लिए। और उसके बाद अपना राइट एक्सरसाइज करते हुए किसी और का डिफॉर्मेशन नहीं करना है। डिफॉर्मेशन वाला टॉपिक आपको अच्छे से पता होगा। इसके अंदर मतलब कोई ऐसी स्टेटमेंट बोलना जो कि किसी के रेपुटेशन को इंजरी दे, ठीक है। ये भी 2 तरीके के होते हैं हमारे डिफॉर्मेशन, ठीक है।
तो ये दिया हुआ हमारे सेक्शन 499 से लेके 500 ऑफ आईपीसी। ठीक है, ये रिटर्न फॉर्म में भी हो सकता है, ओरल फॉर्म में भी हो सकता है, जेस्चर के थ्रू भी हो सकता है। देन अगला है हमारा इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। कुछ ऐसा ना हो जिससे कि ऑफेंस होने के चांसेस हो। ठीक है, कि लोग मतलब भड़क जाए एकदम से ही और कुछ ऐसा करने पे आ जाए जो कि देश के हित में नहीं है। ठीक है, किसी मतलब नॉट देश, बहुत तरीके के ऑफेंस होता है, नॉट ओनली अबाउट देश के हित में। देन इसके अंदर एक बात ध्यान रखना, ये जो मैंने रिस्ट्रिक्शंस बताया है ना, ये जो रिस्ट्रिक्शंस है, ये रिस्ट्रिक्शंस रीज़नेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्टेट का जो मन आया रिस्ट्रिक्शन लगा दे, नहीं नहीं, वो रिस्ट्रिक्शन रीज़नेबल होने चाहिए। ठीक है, अभी जो मैं पहले पॉइंट बताई थी ना कि अगर मान लो पब्लिक ऑफिशियल नहीं संभाल पा रहे तो लोग से कह रहे हैं कि इस चीज़ को पब्लिश मत करो, डिस्प्ले मत करो, ये वो चीज़ गलत है। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, स्टेट कांट प्लीड इट्स इनएबिलिटी टू हैंडल द हॉस्टाइल ऑडियंस प्रॉब्लम। ठीक है, ये स्टेट की ड्यूटी है प्रिवेंट करे किसी इस तरीके के ऑफेंस को और दूसरे पर्सन के फ्रीडम को प्रोटेक्ट करे। जो चीज़ रीज़नेबल होती है इसका मतलब ये नहीं कि आर्बिट्ररी हो। ठीक है, पब्लिक के राइट को ध्यान में रखते हुए रिस्ट्रिक्शंस लगाने हैं। ठीक है, और मतलब बैलेंस करना है स्टेट की सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, जो मैंने रिस्ट्रिक्शंस बताए थे उसको, और एक इंडिविजुअल के राइट को बैलेंस करना है। अब हम आते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। इस स्लाइड पे हम बात करेंगे सब क्लॉज बी की, जो कि बात करता है राइट ऑफ असेंबली। मतलब अगर कोई पीसफुली लोग अगर कहीं पर असेंबल होना चाहते हैं, जैसे होता है ना किसी नॉलेज के पर्पज़ के लिए, किसी रिलीजियस पर्पज़ के लिए, तो बिल्कुल असेंबल हो सकते हैं, उनका राइट है इस आर्टिकल के अंदर। ठीक है, अब लेकिन इसके अंदर कुछ कंडीशन है कि असेंबली जो है वो अनआर्म्ड होनी चाहिए, पीसफुल होनी चाहिए। ठीक है, और अनलॉफुल असेंबली नहीं होनी चाहिए। अनलॉफुल असेंबली क्या है, वो हमारे आईपीसी में दिया हुआ है सेक्शन 141 में। उसके बाद किसी तरीके का क्रिमिनल ट्रेसपास ना करे वो असेंबली, किसी तरह का क्रिमिनल फोर्स ना यूज़ करे, है ना, इन सब बातों का ध्यान रखना है। और इनफैक्ट अगर मान लो कोई असेंबली बन भी जाती है, ठीक है, और वो जो असेंबली है वो अनलॉफुल है, तो सेक्शन 129 के अंदर मजिस्ट्रेट के पास और पुलिस के पास पावर है कि उस असेंबली को, अनलॉफुल असेंबली को ऑर्डर दे डिस्पर्स होने का। और उसके बावजूद भी अगर अनलॉफुल असेंबली डिस्पर्स नहीं होती है तो सेक्शन 151 ऑफ आईपीसी के अंडर उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को पनिशमेंट मिलेगी। अच्छा, अब ये जो राइट ऑफ असेंबली है ये तो मैंने आपको बता दिया कि कहीं पे वो लोग असेंबल हो सकते हैं, लेकिन इसके जो रिस्ट्रिक्शंस भी है मैंने कुछ बताया। पर 19 क्लॉज 3 में अच्छे तरीके से इसके रिस्ट्रिक्शंस लिखे हुए हैं। ठीक है, जो कि पब्लिक के इंटरेस्ट में होना चाहिए। ठीक है, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, जो मैंने आपको पहले रिस्ट्रिक्शन बताए थे सब क्लॉज ए के लिए, सेम रिस्ट्रिक्शन इसके अंदर भी है। पर यही बात ध्यान रखना, जो रिस्ट्रिक्शन होता है वो कैसा होना चाहिए, रीज़नेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आर्बिट्ररी हो। अगर ऐसा नहीं है कि लेजिस्लेचर ने कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया तो आप मान लोगे, नहीं, ध्यान रखना इस बात को कि वो रीज़नेबल होना चाहिए। अब हम आते हैं अपनी अगली स्लाइड पे, जो कि बात करता है सब क्लॉज सी की। ये बात करता है राइट ऑफ एसोसिएशन। मतलब ये जो पीसफुली अगर कहीं पे जो पार्टीज़ है मिलना चाहते हो, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गई, है ना, क्लब, सोसाइटीज़, कंपनीज़, ये सब बिल्कुल एक जगह मिल सकते हैं, इन पे कोई रोक टोक नहीं है। हाँ, पर इसके भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि 19 क्लॉज 4 में दिया हुआ है। ये भी रिस्ट्रिक्शंस रीज़नेबल है, सेम उसी तरीके से सब क्लॉज ए में सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। मतलब ये 8 रिस्ट्रिक्शंस जो है ना, इसे एकदम ही याद कर लो। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, इन सबको अच्छे से याद रख लो। अब हम आते हैं अपने 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी पे, राइट टू मूवमेंट। इसका मतलब हम जो हमारी पूरी कंट्री है ना, हम उसे एक यूनिट मानते हैं। अब यहाँ पे जो एक इंडिविजुअल है ना, वो कहीं पे भी आ जा सकता है, पूरा उसके ऊपर है। अगर इस स्टेट में जाना चाहते हैं घूमने के लिए, बिल्कुल जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं है उसके पास। इनफैक्ट ये राइट है आर्टिकल 19 के अंदर। ठीक है, किसी भी पार्ट में रिसाइड कर सकता है, सेटल कर सकता है। पर इसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है, और वो रिस्ट्रिक्शन किस लिए है, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में और शेड्यूल्ड ट्राइब के इंटरेस्ट में। जैसे होता है ना, ये जो हमारा थोड़ा असम वाला एरिया है ना, उस साइड वाला एरिया, उधर इनर लाइन परमिट वाला ये सब सिस्टम चलता है। एक्चुअली वो लोग ना अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं ना, तो इसी वजह से अपने लैंग्वेज को, अपने हेरिटेज को, इन सब चीज़ों को प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं। इस वजह से मतलब उन सब जगहों पे थोड़ी रिस्ट्रिक्शन है उनके इंटरेस्ट में, वरना तो कोई कहीं पर भी जा सकता है, उसका राइट है। अब आते हैं अपने अगली स्लाइड पे, जो कि 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई की बात करता है। इसका मतलब राइट टू रेसिडेंस। इस जो होता है ना कंट्रीज़ के बीच में कुछ इंटरनल बैरियर्स, कि मैं यहाँ पे रहती हूँ, यूपी में रहती हूँ, या मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो मैं इस पर्टिकुलर जगह नहीं जा सकती, उस जगह नहीं जा सकती, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई कहीं पे भी रहना चाहे वो रह सकता है, वो उसके ऊपर है।
ठीक है। लेकिन इसके ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है जो कि हमारे 19 क्लॉज 5 में है, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और शेड्यूल ट्राइब्स, जो मैंने सेम रिस्ट्रिक्शन अभी आपको पिछले वाले सब क्लॉज में बताया था। उसके बाद 9 जो हमारा सब क्लॉज एफ है उसे रिपील कर दिया गया है, ये राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। अब हम आते हैं अपने लास्ट सब क्लॉज पे जो कि सब क्लॉज जी है, राइट ऑफ ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन। इसका मतलब कोई इंसान किसी भी तरीके का ट्रेड कैरी कर सकता है, कोई भी प्रोफेशन, डॉक्टर, टीचर, वॉट एवर प्रोफेशन। ओके, देन इसके अंदर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है। वो जो रिस्ट्रिक्शन है जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में है, ठीक है, 19 क्लॉज 6 में दिया हुआ है, ठीक है। पर जैसे होता है ना इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन बेसिकली इस आर्टिकल, इस सब क्लॉज का ये है कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन। जैसे सपोज इफ आई वांट टू बी अ टीचर, तो हाँ मेरे पास ये पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन होनी ही चाहिए। आई वांट टू बी एन इंजीनियर, तो मेरे पास बीटेक की क्वालिफिकेशन होनी ही चाहिए, ठीक है। आई वांट टू बी एन एडवोकेट, तो मेरे पास लॉ डिग्री होनी ही चाहिए। तो ये कुछ टेक्निकल क्वालिफिकेशन होना मैंडेटरी है, उसे हम ये नहीं मानेंगे कि हमारे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी का वायलेशन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दूसरा रिस्ट्रिक्शन जो है इसका वो ये है कि स्टेट ट्रेडिंग एंड मोनोपोली। सपोज ये जो था ना, ये वाला पॉइंट फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू डाला गया था कॉन्स्टिट्यूशन का, जब पहला अमेंडमेंट आया था 1951 में। इसमें ये क्या किया गया था कि स्टेट जो, अगर मान लो सपोज स्टेट किसी तरीके का ट्रेड कैरी ऑन कर रही है, तो उसके अंदर अगर किसी सिटीजन को नहीं जाने दिया जा रहा, तो उसके 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी का वायलेशन नहीं माना जाएगा, ठीक है। आई होप ये पूरा आर्टिकल क्लियर है। हाँ, एक और बात, रिस्ट्रिक्शंस जो है वो रीज़नेबल होनी चाहिए। आई होप ये आर्टिकल आपको क्लियर हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।